नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि एक बार फिर मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप के सामने समर्पण कर दिया है, उनकी खुशामद के लिए या फिर उनके दबाव में। हम जानते हैं कि ट्रंप टैरिफ के मार्फत दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन और भी दबाव हो सकते हैं। मसलन अडानी के खिलाफ जो मामला अमेरिकी कोर्ट में चल रहा है, उसका दबाव हो सकता है, या एप्स्टीन फाइल्स का तमाम जिक्र मीडिया में चल रहा है, हिरेन जोशी का जिक्र चल रहा है। दबाव कोई भी हो सकता है, या ये मोदी सरकार की कमज़ोरी हो सकती है कि वो बार बार घुटने टेक रही है। अब नया मामला आया है जो अभी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों से शांति बिल पारित करवाया है। शांति बिल से आप धोखा मत खाइएगा। ये भारत सरकार इस तरह के नाम, आकर्षक नाम बनाने में विश्वास रखती है। पहले ऐसा लगता है कि नाम सोचती है, उसके बाद उसकी नीति या योजना के बारे में तय किया जाता है। तो नाम तो शांति बिल है, लेकिन इसका पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित बिल है। और ये बिल एक तो जिस तरह से पारित करवाया गया, दूसरा जिस समय पारित करवाया गया, और तीसरा उसमें जिस तरह के परिवर्तन किए गए हैं, तीनों बताते हैं कि ये एक तरह का समर्पण है अमेरिकी साम्राज्य के चरणों में, और अमेरिका को खुश करने के लिए ये परिवर्तन किए गए हैं। ये कानून जबरन, जो विपक्ष ने कहा कि एक तरह से बुलडोज कर दिया गया, इस बिल को पारित करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में पूरा जबरन ये बिल पारित करवाया गया। और कायदे से इस तरह के संवेदनशील जो बिल होते हैं, उनको पारित करने की एक प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया है, जिसमें आमतौर पर माना जाता है कि इस तरह के बिल को भेजा जाता है स्टैंडिंग कमेटी में, और फिर वहाँ पर और इस पर गहन चर्चा विचार होता है। तमाम जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे बातचीत की जाती है, और फिर एक फाइनल शेप लेता है बिल, और फिर उसको संसद में रखा जाता है चर्चा के लिए, फिर पारित किया जाता है। लेकिन इस सरकार ने वो सारी प्रोसेस को बाईपास कर दिया, एक बिल बनाया और संसद में पेश करके अपने बहुमत का इस्तेमाल करते हुए उसे पारित कर लिया। लेकिन ये बिल, जो मैंने दो और सवाल उठाए, एक एक करके मैं उन सवालों पर आऊँगा। सबसे पहले जो मैं कह रहा हूँ कि ये अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए किया गया है, उसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी कुछ समय पहले ही अमेरिका ने और अमेरिकी राष्ट्रपति ने उस पर साइन किए हैं अमेरिका के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NDAA फाइनेंशियल ईयर 2026, इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और NDAA में अमेरिका भारत सिविल न्यूक्लियर डील जो 2008 के तहत हुई थी, उसकी संयुक्त समीक्षा का प्रावधान है। और ये जो संयुक्त समीक्षा का प्रावधान इसमें डाला है अमेरिका ने, उसके तहत भारत ने उस पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, और शांति बिल उसी दबाव का नतीजा है। परमाणु बिल को परमाणु नीति को अमेरिकी हितों के अनुरूप बना रहा है, ये इससे साफ जाहिर होता है, और इससे देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों खतरे में पड़ सकती है। परमाणु ऊर्जा ये एक बड़ा ही विवादास्पद मसला है। इस विवादास्पद क्यों है, मैं इस पर आऊँगा। लेकिन आपको बता दूं कि एक तो ये टाइमिंग की जो बात मैंने की कि किस तरह से अमेरिका ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पास किया, जिस पर ट्रंप ने हस्ताक्षर किए, और उस NDA में भारत सिविल न्यूक्लियर डील के संयुक्त दायित्व के समीक्षा का प्रावधान किया गया। और इधर भारत ने उसी को ध्यान में रखते हुए पुराने बिल को हटाते हुए एक नया बिल ले आया शांति के नाम से, और उसको जबरन पास करवा दिया। तो ये जो खेल हुआ है,
ये दबाव में हुआ है निश्चित रूप से। दबाव कौन सा है? मैंने आपको तीनों दबाव बताए हैं। अडानी का दबाव हो सकता है, टैरिफ का दबाव हो सकता है, और एप्स्टीन फाइल्स का भी दबाव अब जिसकी चर्चा हो रही है वो भी हो सकता है। तो दो चीज़ तो ये हो गई, टाइमिंग और दबाव। तीसरी चीज़ जो है कि इसमें क्या क्या किया गया है उसको भी गौर करने लायक है, जिससे ये पता चलता है कि जो नई न्यूक्लियर पॉलिसी है, न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी है, वो किस तरह से भारत को के दायित्व, भारत की जो नीति है उसकी स्वतंत्रता का हरण करता है। इस बिल में कड़े जो पहले जो हमारा बिल था, न्यूक्लियर एनर्जी का बिल था जो 2008 में बना था, उसमें जो भी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप होते थे, न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए कोई भी चीज़ें सप्लाई करते थे, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या दूसरे मटेरियल हो, उनकी जिम्मेदारी थी। न्यूक्लियर दुर्घटना की स्थिति में सप्लायर्स की जिम्मेदारी पूरी रखी गई थी। इसमें उस जिम्मेदारी को कम कर दिया गया है, यानी विदेशी कंपनियां घटिया माल, घटिया टेक्नोलॉजी थमाकर चली जा सकती हैं। कोई दुर्घटना होगी तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हमें याद रखना चाहिए कि यूनियन कार्बाइड का जो बड़ी भीषण त्रासदी हुई थी, उसको वो इसी वजह से हुई थी कि इस तरह के विदेशी कंपनियों पर कोई लगाम नहीं है, कोई दबाव नहीं है। तो एक तरह से विदेशी कंपनियों को ये छूट दे दी गई है और इससे विदेशी कंपनियां आसानी से भारत में प्रवेश कर पाएंगी, लेकिन जन सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। और ये पूरी तरह से वेंडर ड्रिवन न्यूक्लियर पॉलिसी है। ये जो वेंडर हैं वो सामान सप्लाई करेंगे और उससे ये पूरी न्यूक्लियर पॉलिसी उन पर फोकस करती है, ना कि सुरक्षित और फ़ायदेमंद परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में। फिर इसमें जो प्राइवेट सेक्टर को की भागीदारी की अनुमति दी गई है, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो मोटे तौर पर पूंजी लाती हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं लाती हैं। इंडिया में कोई भी एक ऐसी कंपनी नहीं है जिसके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी हो। तो वो पूंजी लाएंगी, उसकी हिस्सेदारी करेंगी और उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। और अगर विदेशी कंपनियां भारत आती हैं तो हमारी निर्भरता विदेशी एजेंसियों पर, विदेशी कंपनियों पर बढ़ सकती है। तो ये एक दूसरा इसका हिस्सा है। और जैसा कि मैंने ये कहा पहले कि अमेरिकी दबाव काम कर रहा है और जो ट्रंप ने NDAA साइन किया है उसी से जुड़ता है 2008 की न्यूक्लियर डील की समीक्षा करता है। फिर जैसा मैंने कहा कि संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन भी इसमें किया गया है। बिल को बहुत जल्दबाजी में पास कराया गया है, बिना पर्याप्त बहस के पास किया गया है, और वो जो पूरी प्रक्रिया मैंने कही वो भी उसको भी बाईपास कर दिया गया है। इसमें सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी जो चिंताएं हैं उनको दरकिनार कर दिया गया है। और विपक्ष का कहना है कि दायित्व कम करने से दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ेगा, क्योंकि जो सप्लायर होंगे वो गलत और घटिया सामग्री और टेक्नोलॉजी सप्लाई कर सकते हैं। हमारी एजेंसियां उतनी चौकस चाकबंद नहीं रहती हैं और उनको करप्शन के ज़रिए ख़रीदा जा सकता है। तो ये बहुत ही दुखद होगा। दुखद होगा क्या, दुखद हो चुका है कि सरकार ने उस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं और इससे दिक्कत खड़ी होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि जो भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं का जो सिलसिला रहा है वो विवादों से घिरा रहा है। तो पहली बात तो ये कि भारत ने ट्रंप के सामने समर्पण कर दिया, अमेरिका के सामने समर्पण कर दिया, क्योंकि ये लगातार अमेरिका की तरफ से पहले भी दबाव आ रहा था कि आप अपने जो न्यूक्लियर पावर सेक्टर है
उसको खोलिए, हमारी कंपनियों के लिए रास्ता खोलिए। और वो कंपनियां इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि हमने जो क्लॉज लगा रखा था सुरक्षा का और दायित्व का, जिम्मेदारी का, कि अगर आपकी वजह से दुर्घटना हुई, तो आपके सामान की सप्लाई की वजह से दुर्घटना हुई तो आपकी भी जिम्मेदारी होगी। अब वो महत्वपूर्ण क्लॉज छोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है। तो अब अमेरिकी कंपनियों के लिए पूरा फ्लड गेट खुल गया है, वो आराम से घुस सकती हैं और न्यूक्लियर पावर सेक्टर में काम कर सकती हैं। अब जो कुछ परियोजनाएं चल रही हैं देश भर में, उनका जायज़ा लीजिए कि उनका क्या हाल है और अब ये जो किया जा रहा है उससे क्या हाल, उस हाल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। एक परियोजना चल रही कुडनकुलम तमिलनाडु में, 6000 मेगावाट की परियोजना है। इससे वहाँ के स्थानीय लोगों की सुरक्षा को खतरा है, रेडिएशन का खतरा है, जो समुद्री जीवन है उस पर असर पड़ेगा और जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसका भी असर पड़ेगा स्थानीय मछुआरों पर। वहाँ के जो मछुआरे हैं, ग्रामीण हैं, वो लंबे समय से इसका विरोध कर रहे हैं। 2011-12 से ये विरोध चल रहा है। कुछ यूनिट चल रही हैं अभी और बाकी जो निर्माणाधीन हैं उनका विरोध जारी है। इसी तरह से एक जैतापुर महाराष्ट्र में फ्रांसीसी कंपनी के साथ मिलकर 9,900 से एक 10,380 मेगावाट का ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगना है। लेकिन इसको भी कई आधारों पर विरोध आ रहा है। पर्यावरण पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये सीस्मिक जोन में है, भूकंप के क्षेत्र में है, भूमि अधिग्रहण और जैव विविधता को लेकर भी विरोध हो रहा है। निर्माण अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। अब चूंकि ये जो शांति बिल है उसने खुली छूट दे दी है वेंडर्स के लिए, तो वो और लपक कर आएंगे तो शायद ये शुरू हो सकता है। कुछ और परियोजनाएं हैं जैसे गोरखपुर में है और माही बांसवाड़ा में है। भूमि अधिग्रहण का आदिवासी विरोध कर रहे हैं और विस्थापन और वेस्टेज को कैसे निपटाया जाएगा, बड़ी ऊंची लागत है, देरी हो रही है, तमाम कारण हैं जिसकी वजह से ये जो है इसका विरोध हो रहा है। और सुरक्षा बनाम विकास, ये बहस तेज है क्योंकि हमने देखा कि फुकुशिमा में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। उसको लेकर जो चिंताएं हैं वो पूरी दुनिया भर में हैं। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में अब ये रहा है कि इस तरह की परमाणु योजनाओं से लोग पीछे हट रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो विरोध हो रहा है, यूरोप में परमाणु केंद्र बंद हो रहे हैं। तो ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि जब यूरोप इस तरह के परमाणु केंद्रों से हट रहा है, बंद कर रहा है उन्हें, और वो रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो हम क्यों ये खतरा मोल ले रहे हैं। 2011 की फुकुशिमा दुर्घटना के बाद से बहुत सारे पर्यावरण प्लांट बंद हुए हैं। जर्मनी ने तो 2023 तक सारे के सारे परमाणु प्लांट बंद कर दिए थे क्योंकि वहाँ पर ग्रीन पार्टी और पर्यावरणवादी मजबूत हैं। और दूसरे जो देश हैं वो भी इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। हालांकि फ्रांस की निर्भरता वहाँ अभी बनी हुई है। अब ये जो यूरोप में हो रहा है, क्या हमें उससे सबक नहीं लेना चाहिए? क्या हम भी उसी होड़ में लग जाएं जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं? और क्या हम उस पूरी साइकिल में जाना चाहते हैं? भारत का ये कहना है कि हमारी जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो जो सामान्य पारंपरिक फ्यूल है या जैसे कोल बेस्ड है उससे पूरा नहीं हो सकती और हमें परमाणु ऊर्जा की ज़रूरत है। लेकिन परमाणु ऊर्जा की ज़रूरत को बार बार जो अंडरलाइन किया जाता है उसके पीछे यही अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों का दबाव है, पश्चिमी देशों का दबाव है। पश्चिमी देश तो अपने आप को परमाणु ऊर्जा से मुक्त करते जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी टेक्नोलॉजी हमें बेचकर पैसा बनाना चाहते हैं और हम हैं कि उनके ट्रैप में फंस रहे हैं। हम उनके लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं, उनके लिए तमाम तरह की छूटें दे रहे हैं और तमाम तरह के जोखिम मोल लेने की तैयारियां कर रहे हैं।
तो ये चिंता की बात है और इसलिए इसका विरोध होना लाजमी है। कायदे से हम उस साइकिल में जाएं क्यों? भारत का तर्क है कि हमारी ज़रूरतें हैं, हम 2047 तक 100 गीगावाट की परमाणु क्षमता को हासिल करना है। लेकिन ये जो 100 गीगावाट की परमाणु क्षमता की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, ये तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि बहुत ख़तरनाक है और इससे बहुत बड़ा जोखिम लिया जा रहा है, जो कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा संकट का कारण बन सकता है। निजीकरण से सुरक्षा के मानक कमज़ोर हो रहे हैं और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो है उसको मजबूत करने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन वो सरकार के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है और उसको अडानी और विदेशी कंपनियां किस तरह से इन्फ्लुएंस कर ले जाती हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। तो अब सवाल यही है कि ट्रंप के सामने और अडानी के सामने, ये दोनों हैं, घरेलू कंपनियां भी इसमें अवसर देख रही हैं और उधर विदेशी कंपनियां भी के लिए तो दरवाजे खोले ही जा रहे हैं। तो हमारी सरकार, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी अब फिर से एक बार डोनाल्ड के चरणों में झुक गए हैं, क्योंकि वो दबाव में हैं। दबाव में पहले ही बता चुका हूँ कि किस किस तरह के दबाव हो सकते हैं। कुछ प्रत्यक्ष दबाव हैं, कुछ परोक्ष दबाव हैं, कुछ छिपे हुए हैं, कुछ उजागर हैं और उन दबावों में राष्ट्रीय सुरक्षा से, नागरिकों की सुरक्षा से मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी समझौता कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है, बहुत ख़तरनाक है, लेकिन यही हकीकत है और इसका विपक्ष तो विरोध करने का ऐलान कर चुका है। तमाम उस तरह के संगठन जो इस तरह की ऊर्जा के खिलाफ हैं वो भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मोदी सरकार किस तरह से काम करती है। ना वो किसानों की सुनती है, ना मज़दूरों की सुनती है, ना बेरोज़गारों की सुनती है और ना ही वो अब अपने नागरिकों की सुनेगी और उनकी सुरक्षा को खतरे में डालेगी, क्योंकि वो खुद फंसी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी फंसे हुए हैं, उनके मित्र फंसे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।